प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को समझने के सूत्र। बेटा, वास्तव में मैंने देखा है, जब मैं एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो उनके सामने समस्या आती है कि सर, हम संपूर्ण ही आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को, सामाजिक चिंतन को कैसे समझें। तो बेटा, इसके लिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूं, ऐसे सूत्र दूं, जिससे कि आप आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझ सकें। और बेटा, आधुनिक भारत का जो राजनीतिक चिंतन है, इसका श्री गणेश कहाँ से होता है? राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, संवैधानिक आंदोलन का जनक माना जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा राम मोहन राय से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, और गांधी जी से लेकर आज तक के आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को यदि आपको अच्छे से समझना हो तो इसके लिए मैंने 8 सूत्र बनाए हैं। इन 8 सूत्रों के माध्यम से आप आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर भले ही आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जाएं, या फिर आप जो है स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों, अर्थात आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस एक ही शर्त है, मैं जैसे समझाता चलूँ वैसे समझते जाइएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले मैं इसलिए नोट करता हूँ जिससे कि हम जब आपको समझाएं उस समय यदि हम लिखते हैं तो इससे थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और ये बात भी सत्य है कि वो सारी बातें हम आपको नहीं बता पाएंगी, भले ही कोई कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन वो संपूर्ण बातें नहीं बताई जा सकती। पहले ही ये बात फिक्स करनी होती है कि हमें बच्चों को ये बातें आज समझानी है। और ये ट्रिक्स तैयार करने में मुझे लगभग 10 दिन लग गए हैं। उसके बाद में सारी बातें मैंने सार रूप में आपके सामने नोट की हैं, और अब एक एक की व्याख्या करूँगा, मैं एक एक को समझाऊँगा। तो आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? आप ध्यान दें जरा इधर। मतलब आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक यस चिंतन को समझने के सूत्र। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। किसमें? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत 13वां लेक्चर है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए 8 सूत्र बनाए हैं, जरा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सूत्र हैं। अब ये 8 के 8 सूत्र आप समझिएगा। ये 8 सूत्र यदि समझ जाते हैं तो आपको आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या कहा? राजा राम मोहन राय से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के चिंतन को तो आप चुटकी बजाकर समझ सकते हैं इस 8 सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, चलिए पहला सूत्र नोट करें। मेरा मूल मकसद है समझाना। यहाँ ये जो मैंने डायग्राम तैयार किए हैं इसलिए किए हैं जिससे कि आप जो है आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को समझ सकें। मेरा मूल लक्ष्य केवल समझाना है, यहाँ पर केवल वाहवाही लूटना नहीं है। आपने मेरे कितने ही लेक्चर देखे होंगे, उनमें भी देखा होगा हमारा मूल लक्ष्य केवल विद्यार्थियों को समझाना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाऊँ जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। ध्यान दें, नोट करते जाएं मेरे साथ साथ। सूत्र नंबर 1, यहाँ मैंने लिखा है मूल लक्ष्य। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन है, विशेषकर राजनीतिक चिंतन, ठीक है, चूँकि सामाजिक चिंतन साथ में आएगा। किस लिए आएगा? क्योंकि भाई आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बात क्लियर है कि राजा राम मोहन राय से शुरू करते हैं हम। तो राजा राम मोहन राय के समय में हमारी समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ थी। यस, राजनीतिक दृष्टि से हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। आर्थिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर दरिद्रता व्याप्त थी। धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ अनेकों अंधविश्वास मौजूद थे। तो इन सब को दूर करने के लिए इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसी को ही आधुनिक भारत का सामाजिक और राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। आधुनिक भारत का धार्मिक चिंतन कहा जाता है। यस, धार्मिक चिंतन भी किया गया है। आधुनिक भारत का आर्थिक चिंतन कहा जाता है।
मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहें तो आधुनिक भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के चिंतन को इन सूत्रों से समझ सकते हैं। ना केवल दो, ना केवल सामाजिक राजनीतिक चिंतन, बल्कि मैं तो कहूँगा आर्थिक चिंतन, धार्मिक चिंतन को भी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इन सबके ऊपर चिंतन किया गया है। हाँ, ये बात सत्य है कि आधुनिक भारत के जो ये चिंतक हैं वास्तव में कोई दार्शनिक नहीं थे। इनके सामने व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर अनेकों समस्याएं थी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया है। इसलिए ये दार्शनिक नहीं है, ये बात पूर्णतः सत्य है। प्लेटो की तरह इन्होंने कोई कल्पना लोक की बातें नहीं की हैं, बल्कि ये तो व्यवहारिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में इनके सामने जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं। मूल लक्ष्य है, तो इसका मतलब ये है कि आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन का लक्ष्य क्या है। मैंने यहाँ लिखा है भारत में आत्म चेतना जागृत करना। जैसे राजा राम मोहन राय ने आत्म चेतना जागृत की है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा सत्याग्रह का फॉर्मूला दिया था। वे प्राचीन भारत में ये बातें अपनाई गई हैं। तो भारत में आत्म चेतना, स्वावलंबन, आधुनिकता एवं स्वराज्य का अंकुरण तथा परिवर्धन रहा है। मतलब आप यदि आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये बात नोट करने के लिए है कि संपूर्ण आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जो लक्ष्य रहा है, भले ही राजा राम मोहन राय हो, महादेव गोविंद रानाडे हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण, भले कोई भी क्यों ना हो, तो इन सबका जो लक्ष्य रहा है वो क्या रहा है, सबका। राजा राम मोहन राय से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूँ मैं, आज तक। ठीक है, 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में भी भारत में चिंतन तो हुआ ही है। तो भारत में आत्मचेतना, स्वावलंबन, आधुनिकता एवं स्वराज्य 1947 में हमें आज़ादी मिल गई का अंकुरण तथा परिवर्धन रहा है। तो इसका मतलब आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य ये रहा है, नोट करेंगे। तो जब आपको ये पता लगा कि आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का लक्ष्य क्या है, तो बेटा फिर आधुनिक भारत के जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उनको समझने में कतई दिक्कत ही नहीं है। आप किसी भी विचारक का अध्ययन कीजिएगा। सूत्र नंबर 2 नोट करें। आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतनों को यदि आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, दूसरा सूत्र नोट करें, चाहे सुधार का मार्ग हो या पुनरुत्थान का मार्ग हो। मतलब भले ही आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतकों के द्वारा समाज व्यवस्था में सुधार की बात की गई हो, राज्य व्यवस्था में सुधार की बात की गई हो, अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की गई हो, या पुनरुत्थान की बात की गई हो, जैसे राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इसी के साथ महादेव गोविंद रानाडे हैं, इन्होंने भी पुनर्जागरण में अपनी जो है भूमिका अदा की है। मतलब भले ही सुधार की बात की जाए या पुनरुत्थान की बात की जाए, चिंतन की अंतिम परिणति स्वाधीन भारत की स्थापना रही है। मतलब आधुनिक भारत के अंतर्गत जितने भी चिंतक हैं, भले ही राजा राम मोहन राय हो, महादेव गोविंद रानाडे हो, दादा भाई नौरोजी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लाल बाल पाल हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, अरविंद घोष हो, और मैं कहना चाहूँगा चाहे राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, दीनदयाल उपाध्याय हो। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, भले पेरियार हो, कोई भी हो। तो वास्तव में अगर आधुनिक भारत के चिंतन की बात की जाए, विशेषकर राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, तो चिंतन की अंतिम परिणति स्वाधीन भारत की स्थापना रही है। मतलब इनकी चिंतन की जो अंतिम परिणति वे थी, क्या थी कि स्वाधीन भारत की स्थापना हो, स्वराज्य की स्थापना हो, मतलब जो है भारत आज़ाद हो। मूल जो चिंतन की परिणति रही है वो क्या रही है, स्वाधीन भारत की स्थापना। भाई उस समय आप राजा राम मोहन राय से लेकर के गांधी जी तक देखेंगे तो भारत ब्रिटेन के अधीन था, और इनकी अंतरात्मा में ये था, वो एक अलग बात है, उदारवादी याचना कर रहे हैं, उग्र राष्ट्रवादी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए, समाज व्यवस्था में सुधार बाद में होता रहेगा, बाद में देख लेंगे, हमें तो पहले आज़ादी चाहिए। अब बात यह है कि स्वाधीनता तो उदार राष्ट्रवादी भी चाह रहे हैं, उग्र राष्ट्रवादी भी चाह रहे हैं, फ़र्क किसका है, केवल साधन का है। वो जो है उदार राष्ट्रवादी हैं, उनके जो साधन हैं वो वास्तविक रूप में हम कहेंगे कि याचना है, प्रार्थना, ब्रिटिश संसद से कहना कि हमारे लिए ऐसे कानून बनाए, जबकि उग्र राष्ट्रवादी साफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए बस। जैसे तिलक ने कह दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूँगा।
तो डेफिनेटली इसका ये दूसरा सूत्र होगा जिससे आप संपूर्ण आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। तीसरा सूत्र बेटा, वास्तव में जब हम आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई वास्तव में भारत में राजनीतिक चिंतन ना के बराबर है, और ये कहा जाता है कि राजनीति में जिन मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, मैंने जैसे यहाँ लिखा भी है राजनीतिक मुहावरों के प्रयोग, तो वो राजनीतिक मुहावरों के प्रयोग जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, अधिकार इत्यादि, इनका प्रयोग केवल पश्चिम में किया गया है। पश्चिम वाले ने ही ये योगदान दिया है, लेकिन ये कहना गलत है। हम तो ये कहेंगे कि पश्चिम में जब अंधकार छाया हुआ था उस समय हमारे भारत के अंतर्गत इन राजनीतिक मुहावरों का प्रयोग करके छोड़ दिया गया था। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, इन सब राजनीतिक मुहावरों का प्रयोग प्राचीन भारत में किया गया है। ये बात सत्य है। तो आप नोट करेंगे राजनीतिक मुहावरों के प्रयोग, मतलब जिन राजनीतिक मुहावरों का प्रयोग आज पश्चिम में किया जाता है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता इत्यादि, इनका प्रयोग तो प्राचीन भारत में पहले करके छोड़ दिया गया है। तो नोट करेंगे राजनीतिक मुहावरों के प्रयोग भारतीय चिंतन सदियों के विचार मंथन एवं आत्म सात्कारण का परिणाम है। फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय चिंतन सदियों के, प्राचीन समय से ही, वेदों से ही, वेदों में आप देखिएगा, पुराणों में देखिएगा, सब जगह राजनीतिक चिंतन किया गया है। राजा के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, और हमारे 2 महाकाव्य हैं रामायण महाभारत है, इसमें भी किया गया है। तो भारतीय चिंतन सदियों के विचार मंथन एवं आत्म सात्करण का परिणाम है। इसका मतलब ये कि भारत में जो राजनीतिक चिंतन की परंपरा रही है इसमें निरंतरता रही है, ये निरंतरता का क्रम कभी टूटा नहीं है। इसलिए जिन राजनीतिक मुहावरों के प्रयोग की पश्चिम वाले आज बात करते हैं कि ये हमारी देन है, लोकतंत्र हमारी देन है, स्वतंत्रता हमारी देन है, समानता हमारी देन है, बंधुता हमारी देन है, अधिकार हमारा देन है, कर्तव्य हमारा देन है, मतलब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी पॉलिटिकल वैल्यू है, राजनीतिक मूल्य हैं, पश्चिम वाले कहते हैं कि हमारा देन है, हम कहते हैं कि ये तो हमने बहुत समय पहले दे करके छोड़ दिए हैं। जिन राजनीतिक मुहावरों का प्रयोग पश्चिम वाले आज करते हैं उनका प्रयोग तो हमने प्राचीन समय में ही करके छोड़ दिया है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये चीज़ें मौजूद हैं, महाकाव्यों में ये बातें मौजूद हैं, स्मृतियों में बातें मौजूद हैं। ठीक। चौथा, राजनीतिक सामाजिक चिंतन। बेटा, भले ही आप आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन की बात करें, प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन की बात करें, या मैं तो ये कहूँगा भले पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बात भी की जाए, राजनीतिक सामाजिक चिंतन का उद्भव अर्थात उसकी उत्पत्ति, विकास और प्रचलन देश, काल एवं परिस्थितियों से संयुक्त होता है। तो इसी प्रकार से आधुनिक भारत का जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतन है वास्तव में वह उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। और उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी कि भारत ब्रिटेन के अधीन था, मतलब गुलाम था। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर थी। आर्थिक दृष्टि से हम कमज़ोर थे ही, राजनीतिक दृष्टि से हम किसी अन्य के अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे, धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ अंधविश्वास व्याप्त था, और सामाजिक दृष्टि से हमारे समाज व्यवस्था में, सोशल सिस्टम में अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, मृत्युभोज आज भी मौजूद है, दहेज प्रथा आज भी मौजूद है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के हिसाब से ही राजा राम मोहन राय से लेकर के और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक अपना चिंतन किया गया है। मतलब कुल मिला के ये कि इनके सामने व्यवहारिक समस्याएं थी, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने अपने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव ही वास्तविक रूप में इनके विचार कहलाते हैं। राजनीतिक चिंतन कहलाता है, सामाजिक चिंतन कहलाता है, आर्थिक चिंतन कहलाता है, धार्मिक चिंतन कहलाता है। चलिए, 5वां सूत्र। बेटा, ये सूत्र आपको नोट करने हैं साथ साथ। यदि ये सूत्र समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के प्रत्येक चिंतक को आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सारे लेक्चर अपलोड करूँगा, ऐसा नहीं है मैं ये सूत्र दे करके छोड़ दूंगा। मैंने राजा राम मोहन राय समझा दिया है, महादेव गोविंद रानड़े समझा दिया है, और इसके बाद में हम दादा भाई नौरोजी लेंगे। ये तो मैंने सूत्र इसलिए दिया है जिससे कि आगे जब हम समझाएंगे तो उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए बेटा, 5वां सूत्र नोट करेंगे। बेटा, मैंने यहाँ लिखा है आराम कुर्सी, फिर विभाजन, क्षणभंगुर, 3 बातें लिखी हैं, इनको समझें। सबसे पहले लेंगे हम आराम कुर्सी। आराम कुर्सी का मतलब ये है कि बेटा, आधुनिक भारत का जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन हुआ है, या जो आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, वो आराम कुर्सी पर बैठकर, 4 दीवारी में बंद होकर इन्होंने चिंतन नहीं किया है।
बल्कि ये तो फील्ड में जा कर के वहाँ इनके सामने जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। राजनीतिक दृष्टि से हम गुलाम थे ब्रिटेन के, हैं, आर्थिक दृष्टि से हम दरिद्र थे, ब्रिटिश सरकार हमारा शोषण कर रही थी, हैं, समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ थी, धार्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो अंधविश्वास व्याप्त था। तो यदि ये आराम कुर्सी पर बैठ जाते तो क्या भारत को आज़ादी मिल जाती? नहीं मिलती। इसलिए आधुनिक भारत का जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन हुआ है वो किसी आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं हुआ है, बल्कि व्यवहार में इन्होंने संघर्ष किया है। इन्होंने संघर्ष किया है प्लेटो की तरह। ये नहीं है कि वो दार्शनिक बन के बैठ गए और प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी है ऐसे इन्होंने कल्पना लो की कोई बात की हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इन्होंने तो व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक भारत में, व्यवहारिक स्थल पर, व्यवहार के धरातल पर समस्याओं से सामना किया है, समस्याओं से जूझे हैं, ये समस्याओं से संघर्ष किया है। इसलिए आराम कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। ये नोट कीजिएगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आराम कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। अगला विभाजन। देखो बेटा, आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का जब वर्गीकरण की बात आती है तो इसका वर्गीकरण मुख्यतया 1885 से लेकर, इधर आएंगे विभाजन पे, 1885 से लेकर के 1947 तक विभाजन किया जाता है। तो ये विभाजन विशेषकर 3 रूपों में कर दिया जाता है। पहला उदार राष्ट्रवादी विचारधारा, दूसरा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, तीसरा गांधी युग। मैंने आपको पीछे कई लेक्चर में बताया भी है। 1885 से 1947 तक पहले उदार राष्ट्रवादी विचारधारा जिसका नेता गोपाल कृष्ण गोखले है, फिर उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कौन करता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में गांधी युग आता है। तो ये जो आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का वर्गीकरण किया जाता है वो वर्गीकरण क्षणभंगुर है। मैंने लिखा है यहाँ विभाजन क्षणभंगुर है। क्यों है क्षणभंगुर? क्योंकि बेटा उदार राष्ट्रवादी कभी उग्र राष्ट्रवादी बन जाते हैं, उग्र राष्ट्रवादी कभी उदार राष्ट्रवादी बन जाते हैं। आपको मैं अलग से उग्र राष्ट्रवाद, उदार राष्ट्रवाद पढ़ाऊँगा, गांधी युग भी अलग से पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वास्तविक रूप में जो विभाजन है क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं है। मतलब आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक विचारधाराओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो वर्गीकरण इस तरीके से जो किया जाता है, तीन भागों में जो विभाजित किया जाता है, उदार राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद और गांधी युग, तो ये क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं है ये। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। अब व्यापक रूप में वर्गीकरण की बात करते हैं तो व्यापक रूप में देखिएगा आप, उदार राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, गांधी युग है, मानवतावादी विचारक, संप्रदायवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक, इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है। और मैं इन सब के बारे में आपको आगे चल करके एक लेक्चर फिर अपलोड करना पड़ेगा मुझे, जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। वो दूसरा सूत्र हो जाएगा। मतलब सूत्र के ऊपर एक तो वीडियो आज होगी जिसमें 8 सूत्र दे दिए, और इसके बाद एक लेक्चर में और अपलोड कर दूंगा जिसके अंतर्गत आधुनिक भारत की जितनी भी विचारधारा हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। जैसे उदार राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद है, मानववाद है, नव मानववाद है, आदर्शवाद, संप्रदायवाद, ये ढेर आ जाएंगे। लेकिन ये वर्गीकरण वास्तविक रूप में मैं कहूँगा कि क्षणभंगुर है। ठीक है, तो नोट करें। इसके बाद हम 5वें तक रखेंगे, 8वां लास्ट में लेंगे। इधर आएंगे छठा, नोट करें। छठे में हमने लिया अध्ययन क्षेत्र, मतलब आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है। मतलब आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्या क्या हमें अध्ययन करना है। अब बेटा आप चाहे राजा राम मोहन राय का अध्ययन करें और चाहे जो है गोखले का अध्ययन करें, तिलक का अध्ययन करें, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, इनमें से किसी का भी अध्ययन करें, तो डेफिनेटली यहाँ इन सबको मैंने एक सूत्र में समेट लिया है। और वो सूत्र क्या दे दिया है कि आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6 बिंदु बनाए। इन 6 बिंदु से आप आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन के अध्ययन क्षेत्र को अच्छे से समझ सकते हैं। बिंदु नंबर 1, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेताओं का अध्ययन। नोट करेंगे, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेताओं का अध्ययन। अर्थात आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो पहली बात आती है वो ये आती है कि इसमें सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेताओं का अध्ययन किया जाता है। और इनका जो कार्य है वो विशेषकर संस्थागत
क्या था? संस्थागत था। जैसे आर्य समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और इसके अंतर्गत विशेषकर मैं कहूँगा राजा राम मोहन राय इसमें आएंगे। इसी के साथ में दयानंद सरस्वती इसके अंतर्गत आएंगे हैं। स्वामी विवेकानंद को भी इसके अंतर्गत स्थान दिया जा सकता है। तो जो पहला विचारधारा है वो है सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेताओं के बारे में। मतलब वास्तविक रूप में आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो उसका पहला जो क्षेत्र होगा, पहला जो बिंदु होगा वो होगा सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। तो आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने समाज व्यवस्था में सुधार की बात की, धार्मिक क्षेत्र में सुधार की बात की, इसी के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इन क्षेत्रों में सुधार की बात की है। तो ये पहला होगा। दूसरा है बेटा उदारवादी। बेटा आधुनिक भारत की राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो दूसरी विचारधारा आती है, दूसरा अध्ययन क्षेत्र आता है, वह क्या आता है? उदारवादी। इसको आप उदारवादी या मितवाद भी बोल सकते हैं। मितवाद, इसको मितवाद भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन की जब बात की जाती है तो यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय को भी लिया जा सकता है, महादेव गोविंद रानड़े, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले को लिया जा सकता है। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में, ये ठीक है कहा कि भाई हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम हमारी समाज व्यवस्था में सुधार कर लें, और जैसे ही हम सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार बड़ी दयालु है। इन्होंने तो ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय वरदान की संज्ञा दी है कि हमारे लिए वरदान है, और इन्होंने कहा कि जब हम सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार बड़ी दयालु है, अंग्रेज जाति बहुत दयालु, हम आज़ादी दे देंगे। इसलिए इनको उदारवादी या मितवादी कहा जाता है। तीसरा है उग्रवाद या अमितवाद। इसके अंतर्गत जो आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन के अध्ययन क्षेत्र की बात आती है तो इसमें लाल बाल पाल को लिया जाता है। लाल बाल पाल, पूरा नाम आप समझ गए होंगे, लाल बाल पाल को लिया जाता है। तो इनका कहना है कि भाई नहीं, समाज व्यवस्था में सुधार बाद में होता रहेगा, पहले तो हमें आज़ादी चाहिए। जैसे तिलक ने साफ कह दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूँगा। मैं थोड़ा संकेत दे रहा हूँ। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत लाल बाल पाल इत्यादि विचारक आ जाएंगे इसमें। ठीक है। चौथा है धर्म तथा राजनीति का गठबंधन। बेटा इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन की उन बातों को लिया जाता है जिसमें धर्म और राजनीतिक गठबंधन की बात की जाती है। क्या? धर्म और राजनीतिक गठबंधन की बात की जाती है। जैसे इसके अंतर्गत विशेषकर जो विचारक आता है वो सावरकर आ जाता है। कौन आ जाएगा इसमें? सावरकर आ जाएगा। ठीक है। और पांचवा है समन्वयवादी। बेटा समन्वयवादी अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत विशेषकर ये जो उग्रवाद, मतलब ये जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, उग्र राष्ट्रवादी कहेंगे इनको, उदार राष्ट्रवादी। तो उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी जो हैं, उग्र राष्ट्रवादी उदार राष्ट्रवादी जो हैं, इनका यहाँ समन्वय हो रहा है। मतलब इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले पीछे बता दिया है कि क्षणभंगुर वर्गीकरण है, तो उदार राष्ट्रवादी उग्र राष्ट्रवादी, तो यहाँ पर दोनों के ही जो साधन हैं, साध्य हैं, उनका समन्वय हो जाता है। भाई साध्य तो क्या है? भारत की आज़ादी है, और साधन के ऊपर बंटवारा है। साधन की बात करते हैं तो ये तो क्या है? याचना प्रार्थना की बात करते हैं। और उग्र राष्ट्रवादी साफ कह रहे हैं, जैसे लाला लाजपत राय तिलक ने कह दिया है कि भाई हमने कोई कसम नहीं उठा रहे कि हम जो है हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम हमारी आज़ादी प्राप्त करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आवश्यकता है तो हम हिंसा भी कर सकते हैं। और छठा है मानववाद, समाजवाद तथा सर्वोदयवाद। छठा अध्ययन क्षेत्र आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का। तो आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन मानववाद की बात की गई है। जैसा कि आप इसके अंतर्गत मानवेंद्र नाथ राय को ले सकते हैं। उसके बाद में समाजवाद की भी बात की गई है। इसके अंतर्गत आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले सकते हैं। और इसके बाद में सर्वोदय की भी बात की गई है, इसमें आप विनोबा भावे को ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार से मोटा सा खाका तैयार होगा जिसके आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन क्षेत्र क्या है। इससे आप समझ गए होंगे। तो ये 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, इनके आधार पर आप संपूर्ण रूप में आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में 7वां सूत्र लेंगे। 7वां सूत्र है पाश्चात्य प्रभाव। मतलब आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को आप समझना चाहते हैं तो आपको ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आधुनिक भारत के जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं, मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, और गांधी जी से लेकर आज तक जितने भी भारतीय विचारक हैं, उन सब के ऊपर पश्चिमी विचारकों के विचारों का प्रभाव पड़ा है। कोई भी विचारक ऐसा नहीं है जो कि पश्चिम के प्रभाव से अछूता रहा हो। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है। भले ही पश्चिम के राजनीतिक चिंतन का प्रभाव आधुनिक भारत के विचारकों पर पड़ा हो, लेकिन आधुनिक भारत के विचारकों ने पश्चिमी विचारों का अंधानुकरण नहीं किया है, बल्कि इन्होंने
पश्चिम के श्रेष्ठ विचारों को तो स्वीकार किया, इसके साथ में प्राचीन भारत के जो श्रेष्ठ विचार थे उनको भी स्वीकार किया है। इसका मतलब प्राचीन भारत के श्रेष्ठ विचार और पश्चिम के श्रेष्ठ विचारों का आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारकों ने समन्वय किया है, मिश्रण किया है, दोनों का तालमेल किया है। यस। पहला बिंदु, राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद। वास्तविक रूप में देखा जाए तो आधुनिक भारत के जो राजनीतिक चिंतक हैं उनके ऊपर विशेषकर J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, मतलब राष्ट्र और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में J.S. मिल का विशेष प्रभाव पड़ा है आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारकों पर। और इसके अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे लॉर्ड एक्टन ने तो बहुराष्ट्रवाद की बात की है, जिन्ना ने द्विराष्ट्रीयता का सिद्धांत दिया है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ अलग अलग राष्ट्रीयता के बारे में अलग अलग विचार दिए गए हैं। तो एक मोटा सा खाका तैयार करें तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के संदर्भ में पश्चिम का विशेष प्रभाव रहा है। इसी के साथ में दूसरा है राज्य का उद्देश्य। राज्य के उद्देश्य की बात आती है तो वास्तविक रूप में पश्चिम के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो विशेषकर जेरेमी बेंथम, विशेषकर कौन है? जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद है और उपयोगितावाद ये कहता है कि भाई सरकार को, राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख हो सके। मतलब इनका उपयुक्तवादी विचारधारा का जो आधारभूत वाक्य है वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो पश्चिम में तो जो जेरेमी बेंथम है जो कि उपयुक्तवाद के जनक हैं, इन्होंने कह दिया कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो, ऐसी नीति ऐसे कानून बनाया जाए। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कह दिया है कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ अर्थात भारत के अंतर्गत तो वास्तविक रूप में राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सबका कल्याण हो, जिसको कि आगे चल करके वास्तविक रूप में सर्वोदयवाद की संख्या दी गई है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, सर्वोदयवाद, सबका उदय हो, सबका उदय, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो उपयुक्तवादी विचारधारा हमारे सर्वोदयवाद की विचारधारा से फीकी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। हमारी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सबके हित की बात करती है, सबके भले की बात करती है, सबके सुख की बात करती है। अब भले ही राज्य के उद्देश्य की बात आती है तो राज्य के उद्देश्य में भले ही पश्चिम का प्रभाव रहा हो, लेकिन पूर्ण रूप में उसका अनुकरण नहीं किया है, बल्कि ये कह दिया है कि भाई यहाँ राज्य सरकार ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे सब लोगों का कल्याण हो। राज्य का कार्य क्षेत्र, राज्य के कार्य क्षेत्र की बात की जाती है तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि वो शासन सबसे अच्छा, वो सरकार सबसे अच्छी जो कम से कम हस्तक्षेप करे। तो कम से कम हस्तक्षेप करे, पश्चिम के अंतर्गत ये बात किसने कही थी? उदारवादी विचारधारा ने कही थी। उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को स्वतंत्र रखने की बात कर रहे हैं। तो हमारे भारत में भी बात की गई, लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके बाद में ये भी कह दिया गया कुछ विचारकों के द्वारा, जैसे कि स्वयं राजा राम मोहन राय ने भी कहा है, महादेव गोविंद राणा ने भी कहा है कि जन कल्याण के लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसका मतलब राज्य के कार्य क्षेत्र के ऊपर भी पश्चिम का प्रभाव पड़ा है। और अगला है राज्य का प्रतिरोध। तो राज्य के प्रतिरोध की बात आती है तो राज्य के प्रतिरोध के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा है कि भाई हमने विरोध करके देख लिया, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं मानती है तो सत्याग्रह की नीति को अपनाओ, स्वयं को कष्ट दो, स्वयं को कष्ट दो, इसे सरकार निश्चित रूप में हमारी बातें मानेंगी। तो पश्चिम के अंतर्गत ये बातें नहीं मानी जा रही थी, पश्चिम में तो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की जा रही थी। लेकिन हमारे यहाँ तो साफ कह दिया गया गांधी जी के द्वारा कि स्वयं को कष्ट दो, स्वयं को कष्ट देंगे तो सरकार निश्चित रूप में हमारी बात मानेगी। अब सत्याग्रह का प्रयोग हम अपने परिवार में भी कर सकते हैं। जैसे परिवार में कोई शराबी व्यक्ति है, नहीं मान रहा है, परिवार का मुखिया शराबी है, नहीं मान रहा है, तो हम स्वयं को कष्ट देंगे। जैसा कि कुछ बच्चे कर भी देते हैं कि पापा जब तक आप शराब नहीं छोड़ेंगे तब तक भोजन नहीं लूँगा। उसके बाद में पापा कह देता है कि ठीक है बेटा, मैं कल से शराब नहीं पीऊँगा, आप भोजन लीजिएगा। ये सत्याग्रह स्वयं को कष्ट देकर के दूसरे हृदय को बदल देना। और पांचवा है समाजवाद, लोकतंत्र एवं सर्वोदय। बेटा ध्यान देंगे, अब वास्तव में देखा जाए तो समाजवाद की बात आती है तो भारत के अंतर्गत समाजवाद की जो पश्चिमी अवधारणा है उसको यूं का यूं स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि उसके अंतर्गत कुछ संशोधन किया गया है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ में लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को भी यहाँ स्वीकार किया गया है, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत भी जब देखा जाए तो भारत के अंतर्गत लोकतंत्र को केवल एक शासन ही नहीं माना गया है, शासन का एक प्रकार ही नहीं माना गया है, बल्कि लोकतंत्र को भारत में समाज का भी एक प्रकार माना गया है। ये थोड़ा चेंज किया गया है भारत में, ठीक है। और सर्वोदय की बात आती है तो सर्वोदय की विचारधारा तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत की ही देन है,
और सर्वोदय का मतलब ये है कि सबका उदय होना चाहिए। अब बेंथम तो केवल अधिक से अधिक लोगों के सुख की बात कर रहे हैं, जबकि सर्वोदय की विचारधारा तो ये कह रही है कि भाई सबका उदय होना चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए। तो ये निश्चित रूप में हम कहेंगे पाश्चात्य प्रभाव के अंतर्गत हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ ये कहेंगे कि आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कुछ ऐसी विचारधाराएँ, कुछ ऐसी अवधारणाएँ हैं जो कि केवल भारत के द्वारा दी गई है। भले ही हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, भले ही हमारा मूल जो चिंतन है केवल स्वराज्य को लेकर के रहा है कि हमें आज़ादी मिले, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, भले इसके लिए लाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण देन दी है जो कि दुनिया के किसी भी देश में नहीं दी गई है। जैसे सर्वोदयवाद की अवधारणा हमने दी है, विशेषकर मानववाद के बारे में हमने चर्चा की है। हालांकि प्रोटेगोरस ने भी पश्चिम ये बात कह दी थी मानववाद के बारे में कि प्रत्येक वस्तु का मापदंड मनुष्य है, वो बात ठीक है, लेकिन विशेषकर आधुनिक युग की बात की जाती है, आधुनिक भारत की बात की जाती है। इसी के साथ में हम कहेंगे कि भी राष्ट्रवाद की बात की जाती है, सर्वोदय की बात की जाती है, और समाजवाद और लोकतंत्र की बात की जाती है। तो हमारे यहाँ दोनों का समन्वय किया गया है। तो ये विशेषकर भारत के अंतर्गत आधुनिक भारतीय चिंतन में दी गई है, तो ये देन ही है इसकी। चलिए, इसके बाद में बेटा अगली बात आती है, ये 6 सूत्र हो गए, इधर 7वां हो गया पाश्चात्य प्रभाव। इसके बाद में यहाँ 8वां सूत्र हम लास्ट में लेंगे, पहले ये मूल बातें समझेंगे। एक विद्वान है अप्पादोराय, अप्पादोराय ने 3 प्रश्न अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत किए हैं। मतलब अप्पादोराय ने संपूर्ण भारत के राजनीतिक, संपूर्ण भारत का मतलब आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को लेकर के इन्होंने जो है अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। पहला ये क्या है कि वृहत समाजों में राज्य का स्थान, मतलब इन्होंने ये कहा है कि भाई समाज में राज्य के स्थान के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो समाज में राज्य के स्थान के बारे में इन्होंने ये कहा है, भारत के ज़्यादातर विचारकों ने क्या कहा है, ये कहा है कि जन कल्याण के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करे, समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप करे। ठीक है। दूसरा, समाजवाद का अभिप्राय। वास्तविक रूप में समाजवाद का अभिप्राय की बात आती है तो भारत के जो ये आधुनिक विचारक हैं, आधुनिक सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, इन्होंने समाजवाद का अभिप्राय पश्चिम का यूं अनुकरण नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर समाजवाद के साथ में लोकतंत्र का समन्वय किया गया है। और तीसरा है सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा। सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में भारत के जो राजनीतिक चिंतक हैं, मतलब आधुनिक भारत के जो राजनीतिक चिंतक हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि भाई ठीक है, जनता को लोक शासन में सहभागी बनाएं, मतलब जनता को राज्य व्यवस्था में सहभागी बनाएं। लेकिन क्या वास्तविक रूप में जो जनता राज्य व्यवस्था में सहभागी हो रही है, तो जनता को क्या राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी है? और क्या प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी बन गया है? प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी बनता है तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सफल होता है। ये भारत का ही चिंतक कह रहा है, भारत के ही चिंतक कह रहे हैं, भारत का चिंतन कह रहा है, आधुनिक भारत का चिंतन कह रहा है कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सफलता व्यक्ति पर निर्भर करती है, और व्यक्ति जब तक नैतिक नहीं बनेगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। यह बात भारत में कही गई है, भारत में कही गई है। तो ये 3 प्रश्नों के संदर्भ में भी आप आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को, सामाजिक चिंतन को समझ सकते हैं। इसके बाद में हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालने से पहले 8वां बिंदु ले लेते हैं हम। 8वां शीर्षक, 7 सूत्र हो गए। 8वां, भारत के चिंतन में मनु से गांधी जी तक, मतलब जब हम भारत के संपूर्ण चिंतन का अध्ययन करते हैं, मनु की मनुस्मृति से लेकर गांधी जी तक, मनु से लेकर गांधी जी तक, तो एक निष्कर्ष निकलता है क्या, भारत के चिंतन में मनु से गांधी जी तक एक ही विचार उभर कर सामने आता है। इसको नोट करना है। एक विचार उभर कर सामने आता है क्या, कि शासक की व्यक्तिगत ईमानदारी, पूरा नोट करेंगे, शासक की व्यक्तिगत ये व्यय मतलब व्यक्तिगत ईमानदारी तथा नैतिक उत्तरदायित्व ही शासन को सफल बना सकता है। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक उस राष्ट्र का, उस राज्य का सुधार नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति को। और विशेषकर अगर मनु से लेकर गांधी जी तक चिंतन की बात की जाए, मनु से लेकर गांधी जी के चिंतन की बात की जाए, क्या कह रहा हूँ, मनु से लेकर गांधी जी तक के चिंतन की बात की जाए, तो मूल बात या मूल विचार ये उभर कर सामने आता है कि शासक की व्यक्तिगत ईमानदारी और शासक का नैतिक उत्तरदायित्व ही शासन को सफल बना सकता है। यस, नोट कर लेंगे। 8 सूत्र हो गए। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक भारत के अंतर्गत कुछ नए तथ्य हमारे सामने आए हैं, नए तथ्य हमारे सामने उभर कर आए। नोट करेंगे पहले, नए तथ्य उभर कर सामने आए हैं। नए तथ्य उभर कर क्या सामने आए हैं कि आज हमारे सामने कुछ समस्याएं उभर कर सामने आई हैं, जैसे संसदीय लोकतंत्र की विफलता,
राजनीतिक दलों में गुटबाजियाँ, प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अयोग्य व्यक्तियों का सत्ता तक पहुंच जाना, अपराध और राजनीति का गठजोड़, ये ऐसी समस्याएं उभर कर सामने आई हैं आज हमारे सामने, आज जिन्होंने पूरे भारत को जर्जर करके रख दिया, पूरे भारत को जर्जरित कर दिया, जर्जर कर दिया, कमज़ोर कर दिया, एक कंकाल बना दिया इन्होंने। अब जब ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं तो इसका समाधान क्या हो? क्या समाधान केवल माथा पकड़ के बैठ जाएं, रोने लग जाएं, निराश हो जाएं? नहीं, इसका समाधान है क्या है? सबसे पहले समझें कि हमारे भारत में, आधुनिक भारत में गहन अध्ययन, मनन, चिंतन में जनसाधारण की रुचि कम होती जा रही है। सबसे पहली बात तो ये नोट करेंगे कि आधुनिक भारत में आज के समय हमारे यहाँ गहन अध्ययन, मनन, चिंतन में जनसाधारण की रुचि कम होती जा रही है और जीवन का मूल लक्ष्य धन एवं पद प्राप्ति रह गया है। मतलब आधुनिक समय में, आज के समय में वास्तव में जीवन का जो मूल लक्ष्य रह गया है वह केवल धन की प्राप्ति और पद की प्राप्ति रह गया है और कोई भी व्यक्ति गहन अध्ययन मनन करके राजी नहीं है। तो ये कमी है। तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करना है हमें कि जब हम गहन अध्ययन नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते और हमारा लक्ष्य केवल धन और पद की प्राप्ति रह गया, प्रतिष्ठा की प्राप्ति रह गया, तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि ये जो तथ्य उभर कर सामने आए, जिन समस्याओं ने भारत को जर्जरित कर दिया, कमज़ोर कर दिया है, तो ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। तो ये समस्याएं दूर कैसे होंगी? निराश होने के स्थान पर निराश नहीं होना है। निराशा से काम चलने वाला नहीं है। निराश होने के स्थान पर आवश्यकता है, निराश नहीं होंगे, निराश होने के स्थान पर किस बात की आवश्यकता है? आवश्यकता है दयानंद सरस्वती विवेकानंद की तरह उठकर एक जीवन आदर्श प्रस्तुत करें। निराश नहीं होना है। ये जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, जैसे आज हमारे यहाँ भारत की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है, राजनीति और अपराध का गठजोड़ बना हुआ है। हालांकि धीरे धीरे इस गठजोड़ को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो निराश नहीं होना है, बल्कि निराश होने के स्थान पर आवश्यकता है दयानंद सरस्वती विवेकानंद जी की तरह उठकर एक जीवन आदर्श, क्या एक जीवन आदर्श प्रस्तुत करें और भारत के चिंतन को पुनः नैतिकता एवं न्याय के पवित्र आधार पर प्रतिस्थापित करें। जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय चिंतन को पुनः नैतिकता एवं न्याय, जस्टिस, न्याय के पवित्र आधार, किसके पवित्र आधार? नैतिकता एवं न्याय के पवित्र आधार पर प्रतिस्थापित करें। आप जरा देखिएगा, आधुनिक भारत के चिंतन की बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि भी निराश नहीं होना है, बल्कि दयानंद और विवेकानंद की तरह उठें और उठ करके आपको क्या करना है? एक जीवन आदर्श प्रस्तुत करना है। और जीवन आदर्श प्रस्तुत करने में क्या करना है? आपको पुनः नैतिकता एवं न्याय के पवित्र आधार पर इसको प्रतिस्थापित करें। अब जिस नैतिकता की बात की जा रही है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मनु से लेकर गांधी जी तक के चिंतन की केवल एक ही विशेषता उभर कर सामने आती है कि शासक की व्यक्तिगत ईमानदारी एवं नैतिक उत्तरदायित्व ही शासन को सफल बना सकता है, देश का उद्धार कर सकता है, देश का भला कर सकता है। वही बात लास्ट में हमने यहाँ कह दी है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी बनना है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी बन जाता है तो फिर वहाँ पर वास्तविक रूप में बल प्रयोग करने की ज़रूरत है ही नहीं और उस देश का राज्य एक आदर्श राज्य ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतनों को समझने के सूत्र। मैंने 8 सूत्र दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां हो गया और ये 8वां हो गया। इसके बाद में निष्कर्ष दिया है। ये सारी बातें आप व्यवस्थित रूप में नोट कर लेंगे। ये सब बातें व्यवस्थित रूप में नोट करने के बाद में आपको आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतनों को समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंप्लीट सारी बातें मैंने आपको एक एक करके समझा दी हैं और मुझे विश्वास है आप राजा राम मोहन राय से लेकर के, जो कि आधुनिक भारत के जनक हैं, और गांधी जी तक के चिंतन को अच्छे से समझ सकते हैं। गांधी जी के बाद का जो चिंतन है उसको भी कुछ हद तक इसके आधार पर समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाती है तो आज़ादी के बाद में थोड़ा सा जो
चिंतन का केंद्र बिंदु है वो बदल जाता है, लेकिन भले चिंतन का केंद्र बिंदु बदल जाए, लेकिन नैतिकता और न्याय के पवित्र आधार का किसी ने भी भारत में विरोध नहीं किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे विश्वास है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।